कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अ, आप लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के जनजाति समुदाय के विषय में। भारत में कौन-कौन सी जनजातियाँ के समुदाय के लोग रहते हैं, किस-किस क्षेत्र में हैं, भौगोलिक रूप से उनको किस रूप में बाँटा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे, एक मैप से भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो जनजाति समुदाय है वो किस तरह से या किस-किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसके विषय में आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, तो इसको हम सारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जनजाति समुदाय, तो जनजाति समुदाय जो होता है वो हमारे देश में कई सारी जनजातियां हैं, लेकिन अगर हम भौगोलिक रूप से बात करें यानी कि जो हमारे क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो जनजाति, अगर हम इसकी बात करते हैं, जनजाति या इसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजातियां भी कहते हैं, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जनजाति या अनुसूचित जनजाति इसको हम कहते हैं, अनुसूचित जनजातियां। तो इसको अगर भौगोलिक रूप से बात की जाए तो ये 4 क्षेत्रों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या 4 क्षेत्रों में इनको हम बाँट सकते हैं। कौन-कौन से 4 क्षेत्र हैं? जैसे हम जानते हैं भारत हमारा एक बड़ा देश है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के एरिया हो सकते हैं, जगह हो सकती हैं। तो जो 4 क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका उत्तरी और उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र आपका ये आता है, यानी उत्तर भारत और उत्तर से रिलेटेड जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारा, वो पूरा का पूरा जाना जाता है। इसमें कौन से जगह आती हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद थोड़ा हम बढ़ते हैं त्रिपुरा मणिपुर, यानी जो उत्तर पूर्व जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, जिससे हम के क्षेत्र, तो वो आपके जैसे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। उसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल यानी जो, और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारा जो क्षेत्र है, ये भी हमारा यानी उत्तर का क्षेत्र भी हमारा पूरा आता है और उत्तर पूर्व का क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्रों को मिला के हमारा ये क्षेत्र कहलाता है उत्तर पूर्व का। यहाँ पे आपकी जो प्रमुख जनजातियाँ मिलेंगी, वो जैसे कि आपको गुज्जर है, भोट है, जो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका थारू है, भेटिया है, ठीक है। उधर अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, इन सब में, तो वहाँ पे हमारी कुकी जनजाति होती है, मिजो जनजाति होती है। इसके बारे में अभी हम और भी डिटेल में एक मैप में देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी और जनजातियां वहाँ पे मिलती हैं। तो ये जो है हमारे उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है, इसके अंदर ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं या मिलती हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं, समझते हैं। तो उत्तर क्षेत्र के बाद जो हमारा दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी या पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमारे कौन से राज्य आते हैं? हमारा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यानी जब हम भारत के पश्चिम के क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो जो हमारे राज्य आने लगते हैं वो हमारे कहलाते हैं आपके पश्चिम क्षेत्र के राज्य। तो पश्चिम क्षेत्र के जो राज्य हैं, उनके अंदर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, या पश्चिम और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे कि गुजरात हो गया आपका, पंजाब हो गया, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो हमारी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो वो हमारी आपकी आ गई राजस्थान में, जैसे कि मीणा जनजाति है, भील है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, गुजरात की साइड बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी भील आपकी जनजाति गुजरात में भी मिलती है, बेटिया है। महाराष्ट्र में जाइएंगे तो भी वहाँ पे भी आपको भील है, कोली है, महादेव है। तो इस तरह की जनजातियाँ हैं जो आपको अभी भी वहाँ पे मिलती हैं, और इसके अनुसार जो जनजातियों का वर्गीकरण होता है, उन्हीं के अनुसार जो समुदाय के लोग होते हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो हमारे आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। तो इसी में थोड़ा-सा और देखते हैं, जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आपका आता है मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र जो होता है, मध्य क्षेत्र के अंदर हमारी जो जनजातियाँ आती हैं, मध्य क्षेत्र में आपका कौन-सा आ गया? बिहार, उड़ीसा, यानी जो मिडिल का भाग है भारत का, वो आपकी वहाँ पे जनजातियाँ मानी जाती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जो एकदम सेंटर का पार्ट हमारा आ जाता है। जहाँ पे बिहार में आप देखेंगे तो जो संथाल है, मुंडा है, उरांव है आपकी, उसके बाद अगर हम उसके बाद कमार है, भूमिया है। पश्चिम बंगाल में आपकी खोंड जनजाति आपको मिलेगी, भूमिज है, तो ये भी आपके पश्चिम बंगाल में है, ये अंग्रेजों के टाइम से है। जबकि उड़ीसा का भी क्षेत्र इसके अंदर आता है, क्योंकि उड़ीसा का भी जो सेंट्रल पार्ट है वो इसमें आता है। वहाँ पे आपको गोंड है, कमार है, ये सारी जनजातियाँ देखने को मिलेंगी।
इनकी लिस्ट मैं अभी आपके साथ पूरी शेयर करूँगा कि कौन-कौन सी और जनजातियाँ होती हैं या कौन सी और जनजातियाँ वहाँ पे होती हैं। उसके अलावा आपकी गोंड और संथाल भी काफ़ी सारी जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे अंत में जो हमारा क्षेत्र आता है, इसके बारे में आप लोग ये इन जनजातियों का, जैसे अगर उत्तर भारत क्षेत्र से आप हैं हिंदी भाषी में, तो आप इन जनजातियों के नाम तो सुनते होंगे, जो लेकिन जो हमारा जो चौथा क्षेत्र आता है वो आता है हमारा दक्षिण क्षेत्र। और दक्षिण क्षेत्र की जो हमारी जनजातियां, उनके विषय में हम लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे कह सकते हैं इंटरेक्शन में या इतने ज्यादा हम उनसे हमारा मेल मिलाप नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उनके बारे में उतना नहीं पता होता। तो यहाँ पे कौन से राज्य आते हैं, यहाँ पे जो राज्य आते हैं वो आपको समझने की चीज है कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ते हैं, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं, और एकदम एक्सटेंड पे चले जाइए तो पौंडीचेरी आ जाता है आपका। उसके साथ साथ हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। ऐसी कुछ जनजातियां हैं जिनसे आज के डेट में हमारी जो आधुनिक समय के लोग हैं या आधुनिक जो भारत है, उसका उनसे संपर्क भी नहीं है, और वहां पे वो निषिद्ध क्षेत्र भी घोषित है, यानी कि कोई उनसे जाके डायरेक्ट मिल भी नहीं सकता है। तो अंडमान निकोबार में काफी सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके जो जनजातियां वहां पे मिलती हैं। तो वहां पे जो जनजाति, जैसे आंध्र प्रदेश में तो आपका नॉर्मल है, गोंड है आपके, या उसके अलावा कोया जनजाति भी एक आपकी वहां पे मिलती है। तो ये जो जनजातियां होती हैं ये हमारी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में होती हैं, जबकि आपके कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहां पे कई सारी आती हैं, लाइक कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो मालो है, इरुला है, इस तरह की कई सारी जनजातियां वहां पे भी आपको मिलेंगी। केरल में अगर आप बढ़े तो फुलायन करके एक जनजाति है, जबकि अंडमान निकोबार में आपके निकोबारी होते हैं, अंडमानी होते हैं। जारवा जनजाति जो सबसे ज्यादा, मैंने अभी जो आपसे बोला था कि रिस्ट्रिक्टेड जनजाति, वो है आपकी जारवा। वो जारवा जो है वो आप काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये अंडमान निकोबार में समूह में आपकी ये जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति। जारवा बानी वाय, गलती से लिख गया था। तो जारवा जो जनजाति है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती है और भारत की है, जबकि लक्षद्वीप में आपको मिनिकाय जनजाति मिलेगी। तो इस तरह की कई सारी जनजातियां हैं जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अ, मुख्य रूप से पाई जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको और टिप देता चलूं कि जब आप किसी भी राज्य के स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के लिए प्रांतीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस कर रहे हैं, राजस्थान पीपीएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब टाइम पे आप उस क्षेत्र यानी उस प्रदेश के जो प्रमुख जनजातियां हैं उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जरूर करिए कि इस हमारे अ, इस प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, उनका क्या रहन सहन होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी बहुत डिटेल में उसमें हर एक राज्य के लिए संभव नहीं है कि करें। और अगर आप नॉर्मल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहां पे इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। इसकी आवश्यकता आपको कहाँ पे पड़ेगी? इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप किसी पर्टिकुलर प्रदेश यानी उस इस प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उससे संबंधित आपको जानकारी तब ज़रूर रखना होती है, और तब आप अगर जानकारी रखेंगे, तो आपको आसानी से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ा-सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं एक मैप में कि जो हमारे देश की जनजातियाँ हैं, वो किस तरह से भारत के देश के अंदर उनका स्थापन या स्थान उनका किस तरह से स्थापित है। तो उसको हम देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये है एक मैप जो ये शो कर रहा है कि आपको कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में है। जैसे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डोगरा है, बकरवाल है, सिप्पी है, ये जनजातियां जो है आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से संबंधित है। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश में बात करें तो गद्दी गद्दी ये काफी ज्यादा है, और उसके बाद गुज्जर भी हैं। ये दोनों जनजातियां आपकी हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा मिलते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बुक्सा, भेटरिया और जौनसार, ये आपकी प्रमुख जनजातियां हैं उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों के लिए मेनली कहा जाता है, ये दोनों ही क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ पे हरियाणा में भी संबंधित क्षेत्र लगभग वही है, और जो गुज्जर और ये सारी जनजातियां यहाँ पे भी आती हैं। राजस्थान में मीणा, सहारिया, भील और मेरात, ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ तो मैप से भी समझने की कोशिश करेंगे कौन सी जनजाति ना किस क्षेत्र में अधिक है। जैसे राजस्थान काफी बड़ा शहर है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है, यहाँ पे मीणा जनजाति अधिक मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे आपका भील इधर की जनजाति अधिक मिलेगी। उसके बाद ऐसे ही गुजरात के साथ में भी आप अगर देखेंगे तो कौन सी जनजाति के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर थारू जनजाति बात करें तो थारू आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आती है, और अगरिया भी जनजाति मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियां, ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे मिश्ती, डफला, अबोर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में आपकी शेरपा,
लेशपा, भूटिया, संथाल, मुंडा, ये सारी आपकी बिहार के साइड हैं, झारखंड के साइड आपको ये सारी मिलेंगी। बिहार में बैगा जनजाति भी आपको मिलती है। तो इस मैप में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको गोंड है, महाराष्ट्र में आप देखिए तो कोली है, बार्ली है, जबकि गोवा में कुर्ग है। इधर आपकी अगर सबसे बड़ी बात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजातियों की बात करें तो वो आपकी टोडा जनजाति समूह है। गोंड जनजाति समूह भी एक भारत का बहुत बड़ा जनजातीय समूह होता है जो भारत में मिलता है, सबसे बड़ा जिसको कहते हैं जनजाति समूह है। उसके अलावा यहाँ पे आप केरल की देख सकते हैं, मोपला, एला, कादर, लक्षद्वीप, ये इसमें मिनिकाय जिसके बारे में हमने बात किया जनजाति, वो भी है, लेकिन ये उतने प्रमुख नहीं है तो इसलिए कम नाम दिया गया। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जनजातियां आपके समुद्र तट से संबंधित क्षेत्रों के पास आती हैं, तथा पश्चिम बंगाल में आपकी संथाल जनजाति मिलती है। ये सारी चीजें काफी सारी एग्जाम्स में पूछी गई हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि संथाल जनजाति के बारे में पूछा गया है, मुंडा के बारे में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, बुक्सा और जौनसारी के बारे में भी काफी टाइम पे क्वेश्चंस आए हैं, थारू से संबंधित, मीणा से संबंधित भी क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में आए हैं, उसके अलावा भील से संबंधित भी आए हैं। तो सबसे प्रमुख आता है वो आपकी ये है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति जो है वो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे पाई जाती है, और ये एक निषिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, यानी वहां पे किसी नॉर्मल जो लोग हैं उनको किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो प्रशासनिक रूप से इनके ऊपर रोक लगी हुई है, निषिद्ध क्षेत्र है। अगर आप वहां पे जाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, पनिशमेंट या कह सकते हैं सजा के तौर पे। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा समझने वाली बात है। उसके बाद ये हमारा लास्ट की जो है दक्षिण का क्षेत्र, तो ये जो लगभग नीचे का क्षेत्र आता है आपका, यानी महाराष्ट्र के नीचे से जाके जब हम जाते हैं तेलंगाना और सॉरी, तो उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो ये पूरा एक नीचे का क्षेत्र आ जाता है ब्लॉक इस तरह से। उसके बाद जो मध्य का क्षेत्र आता है वो आपका लगभग इस तरह से माना जाता है। पश्चिम का क्षेत्र जो है वो आपका इस तरह का क्षेत्र आ जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो है वो आपका ये पूरा ब्लॉक माना जाता है। तो इस तरह से चार अलग अलग कह सकते हैं ब्लॉक्स में जो है हमारे चार अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है, जो हमारे जनजातीय समूह हैं। और इसमें हमको दिख रहा है कि कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमुख जनजातियां मिलती हैं या जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं उनके विषय में मुझे एक डिटेल अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। कि जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो आपका बोक्सा है, बेटिया है, बुक्सा है, उसके अलावा जौनसारी है, थारू है। तो ये सारी जनजातियां जो हैं वो आपकी काफी अधिक यहाँ पे इनकी जनसंख्या है जो मिलती है। तो उसके अनुसार हमें यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता होती है कि उस जनजाति के रहन-सहन, उनके विशेषताएं, उसके अलावा उनका जो सांस्कृतिक विरासत है वो किस तरह की है, उनके परंपरागत नृत्य कौन से हैं, उनके कपड़े किस तरह के होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको जानने की जरूरत होती है जब आप किसी प्रदेश से संबंध में तैयारी कर रहे हो। अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यानी कि जो केंद्रीय हमारी आईएएस पीसीएस की सेवाएं होती हैं, उसके अंतर्गत किसी राज्य से संबंधित आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब आप कभी यूपीएससी या इस तरह के किसी एग्जाम में इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यू में आप जिस क्षेत्र से के रहने वाले हैं, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं बिहार का रहने वाला हूं या मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उनकी फिर वो आपकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, वो क्षेत्र के बारे में आपकी आपकी ज्ञान को जानना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम जिस प्रदेश से आ रहे होते हैं हम उसी कैडर में अपने आप को आवंटित कराना चाहते हैं, वही कैडर आपको मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं राजस्थान से आ रहा हूँ तो मुझे राजस्थान कैडर में जाऊंगा, मैं एज आईपीएस या आईएएस या जो भी मुझे अधिकारी बनना है, वहां पे आपका जो ज्ञान होता है वो नापा जाता है कि आपको इसके विषय पे कितना ज्ञान है, अपने क्षेत्र के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस चीज को समझा कि भारत में कौन कौन से जनजातीय समुदाय हैं, किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, और जनजातियों को भौगोलिक आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक आधार पे 4 भागों में हमारे बांटा गया है, जिसमें आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र है, पश्चिम पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, उसके बाद आपका मध्य क्षेत्र है और दक्षिण क्षेत्र है। तो इन 4 क्षेत्रों में हमारी जनजातियों को बांटा गया है भौगोलिक रूप से। बाकी हमारी जनजातियां अगर आप देखेंगे तो इनके अनुसार इनको आरक्षण भी मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही डिटेल, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, और उसमें आपको
किसी और टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, किसी और चीज़ की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट्स और नए-नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।